नमस्कार दोस्तों। कुछ दशकों पहले हम सभी के इन्वेस्टमेंट करने का तरीका एक जैसा ही था। हम सभी लोग फिक्स डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एलआईसी जैसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते थे। कुछ एग्रेसिव माइंडसेट के लोग शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते थे। शेयर मार्केट में रिस्क ज्यादा होने की वजह से लोगों का उसके अंदर रुझान कम होता था। पिछले दशक के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट तेजी से उभरा है। म्यूचुअल फंड के अंदर शेयर मार्केट से कम रिस्क मगर एफडी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा रिटर्न मिलता है। आज हम चर्चा करेंगे म्यूचुअल फंड से संबंधित सभी बिंदुओं के ऊपर। चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशुतोष शुक्ला जी, जो कि एक जाने माने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जिन्होंने कुछ ही वर्षों के अंदर करोड़ों का कॉर्पस तैयार किया है। चर्चा के दूसरे चरण में हमारे साथ जुड़ेंगे रविंद्रनाथ वत्स जी, जो जाने माने बैंकर हैं और इनकम टैक्स कंसल्टेंट हैं। तो हम चर्चा शुरू करते हैं। आशुतोष जी, सबसे पहले ये बताइए कि म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट बाकी जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से कैसे अलग है? नमस्कार सुधीर जी। नमस्कार वत्स जी। पहले तो हमें इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको अभी दिल्ली से मुंबई जाना है तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, और पहले आज से 30-40 साल पहले भी बहुत सारे रास्ते हुआ करते थे। जैसे आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, तो आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप चाहें तो बस से भी जा सकते हैं, आप चाहें तो ट्रेन से जा सकते हैं, आप चाहें तो एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। तो अभी आपको देखना है कि आपका टाइम कहाँ पे कम लग रहा है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि जहाँ पे टाइम कम लग रहा है वहाँ पे आपकी सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप प्लेन से इस जर्नी को पूरा करते हैं तो वो 2 घंटे में पूरी हो जाती है। आप ट्रेन से इस जर्नी को पूरा करते हैं तो उसे 16 से 20 घंटे भी लग सकते हैं। अगर आप बस से करते हैं तो उसे आपको 25 घंटे से भी ज़्यादा लग सकते हैं। तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट व्हीकल में भी आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका गोल क्या है। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और अगर आपका गोल डिफाइन नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, और उस इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आप डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। गोल डिसाइड करने से आप इन्वेस्टमेंट जर्नी को पूरा कर पाते हो, क्योंकि आपके माइंडसेट में कहीं ना कहीं ये रहता है कि मुझे उस गोल तक पहुंचना है। अच्छा, कई लोगों को ये लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए गोल क्यों जरूरी होना चाहिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सडनली आपको कहीं जाना है। मान लीजिए आपको मुंबई ही जाना है, तो आप क्या क्या चीज़ डिसाइड करते हैं। आप ऐसा तो नहीं होते हैं कि आज आपने बैग पैक किया और मुंबई के लिए निकल लिए। आपको पहले ये सोचना होता है कि मुझे मुंबई जाना है। मुंबई अगर मुझे फ़्लाइट से जाना है, किस फ़्लाइट से जाना है, किस क्लास से जाना है, मेरा सीट नंबर क्या होगा, मेरी रो क्या होगी। और जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे मेरा गेट क्या होगा, मेरा टाइमिंग क्या होगा, सब कुछ स्पेसिफिक है। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ स्पेसिफिक नहीं रखते हैं, हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं। यही रीजन होता है कि आप अपने जर्नी पे पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि आपने सडनली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, आपने कोई गोल डिफाइन नहीं किया, आपने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया। तो आप सोचिए, आप छोटी सी जर्नी के लिए इतना स्पेसिफिक होते हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे गोल क्या क्या हो सकते हैं। हर इंडिविजुअल कैपेसिटी में गोल बहुत से हो सकते हैं। गोल बहुत छोटे भी होते हैं, गोल बहुत बड़े भी होते हैं। अगर आपकी एज 30 साल है तो आपकी रिटायरमेंट लाइफ आपका पहला गोल होना चाहिए। अगर आप 60 ईयर हैं तो आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे मेंटेन होती है, ये आपका पहला गोल होना चाहिए। लेकिन लोग गोल में बहुत भटक चुके हैं, उनको यही नहीं समझ आता है कि गोल क्या क्या हो सकते हैं। 30 साल के बंदे के लिए गोल जो उसका स्पेसिफिक प्रायोरिटी गोल होना चाहिए, रिटायरमेंट लाइफ क्यों होना चाहिए। अगर आपकी रिटायरमेंट लाइफ साउंड है तो आप बाकी सब कुछ कर पाएंगे। आप बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, आप बच्चे की अच्छी शादी कर पाएंगे, आप अपना वर्ल्ड टूर कर पाएंगे मैनेज, आप अपना घर मैनेज कर पाएंगे, आप अपनी गाड़ी मैनेज कर पाएंगे। लेकिन आपकी रिटायरमेंट लाइफ अगर सेफ नहीं है तो आप ईएमआई में फंस के आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। आप पूरी लाइफ 30 साल से लेकर 60 साल तक की लाइफ को आप सिर्फ ईएमआई में गुजार देंगे। आपको हमेशा डर रहेगा कि मेरी जॉब जा सकती है, मेरा ईएमआई कैसे पूरा होगा, तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो आपको सबसे पहले आपकी रिटायरमेंट लाइफ को सेफ एंड साउंड करना चाहिए। आशुतोष जी, हमारे दर्शकों को ये बताने का कष्ट करें कि म्यूचुअल फंड में कितने रिटर्न्स आदमी एक्सपेक्ट कर सकता है? देखिए सुधीर जी,
म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप रिटर्न कहीं ना कहीं 10 से लेके 15% टैक्स एफिशिएंट रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। अच्छा, ऐसा क्यों कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही इतना रिटर्न बना सकता है? तो आप ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को देखें, चाहे वो पीपीएफ हो, चाहे वो ईपीएफ हो, या फिर एमआईएस हो, या एनएससी हो, आप कहीं ना कहीं देखेंगे लोगों का ध्यान नहीं जाता, वहाँ पर भी वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट ही होते हैं। जैसे पीपीएफ 15 साल का होता है, एनएससी 5 सालों का होता है, और ईपीएफ तो आपकी सैलरी लाइफ के साथ जुड़ा होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं इन बाकी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं, क्योंकि आप 10 से 15% की रिटर्न अगर टारगेट कर रहे हैं तो स्कीम्स अलग अलग हो सकती हैं। तो आपका गोल क्या है? जैसे आपकी रिटायरमेंट है तो वहाँ पे इक्विटी का पोर्शन कितना होना चाहिए, आपका शॉर्ट टर्म नीड है 2 साल में पूरा होने वाला है तो वहाँ पे इक्विटी कितना कम और डेट कितना ज़्यादा होना चाहिए, ये 1-to-1 फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बना करके उसे अचीव किया जा सकता है। आशुतोष जी, ट्रेडिशनल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अंदर हमारे पास एवरेज रिटर्न 7% आता है, जो कि टैक्स के बाद में 7 से भी कम आता होगा, 6%, 5.5% तक आ सकता है। आपने अभी बताया कि म्यूचुअल फंड में 10 से 15% तक हम रिटर्न्स का उम्मीद कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम सभी को ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देना बंद कर देना चाहिए। सर, सारे प्रोडक्ट्स का एक अपना अलग अलग स्थान होता है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहते आपसे कि आपको ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लेना बंद कर देना चाहिए। आपको अपने गोल आइडेंटिफाई करने के बाद कौन सा व्हीकल लेना है इसे देखना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपका गोल है 15% का और आप अगर पीपीएफ लेके बैठे हैं तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। आशुतोष जी, आपने बताया कि म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से हमें क्या फायदा होगा और क्या हमें इसमें कंपाउंडिंग का भी फायदा मिल सकता है? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न कैसे बन सकती है। म्यूचुअल फंड की रिटर्न जो टारगेट करते हैं हम लोग, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन प्लस मार्केट का अल्फा। जीडीपी, अगर आप लॉन्ग टर्म की जीडीपी देखें पिछले 10 साल की, तो कहीं ना कहीं वो 6% के आसपास है। इन्फ्लेशन भी आपकी कहीं ना कहीं 6% के आसपास है। और मार्केट का डिमांड सप्लाई कह लीजिए या मार्केट का अल्फा कह लीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब प्रोडक्ट्स की लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो सस्ता होने लगता है, प्रोडक्ट की लिक्विडिटी कम होती है तो वो महंगा होता है। जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन प्लस मार्केट का अल्फा, अगर आप 6% की जीडीपी पकड़ें, 6% का इन्फ्लेशन पकड़ें, मार्केट का अल्फा प्लस माइनस 2% से लेके 10% पकड़ें, तो आपकी रिटर्न 6 + 6 12 प्लस 2% से लेके 10% प्लस माइनस, तो कहीं ना कहीं हम एवरेज में अगर इसको हम 2% भी पकड़ें तो मोटा मोटा 14% के आसपास आती है। डिपेंड ये करता है कि आपने किस गोल के साथ कौन सा इन्वेस्टमेंट अलाइन किया हुआ है। अगर आपने रिटायरमेंट लाइफ के लिए अलाइन किया हुआ है तो आप वहाँ पे 15% का टारगेट ले सकते हैं। आपने कार परचेज के लिए अलाइन किया हुआ है तो वहाँ पे आप 10 से 12% के लिए अलाइन हो सकते हैं। मतलब कहने का कि म्यूचुअल फंड में 100 दिन वाले प्रोडक्ट्स भी होते हैं, 1000 दिन वाले भी होते हैं और लिमिटेड टाइम के लिए भी होते हैं। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके हिसाब से आपका फाइनेंशियल प्लान रेडी होने के बाद आपके अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग स्कीम्स को टारगेट किया जाता है। जहां तक आप कंपाउंडिंग के बारे में आपका सवाल था, कंपाउंडिंग का मेन फायदा यही होता है कि आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। आशुतोष जी, ये एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होती है म्यूचुअल फंड के, इसके बारे में हमें हमारे दर्शकों को विस्तार से बता पाएंगे? सुधीर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। आप एसआईपी के थ्रू भी आ सकते हैं, आप लमसम के थ्रू भी आ सकते हैं, आप एसटीपी के थ्रू भी आ सकते हैं। एग्जिट में भी 2 रास्ते होते हैं। आप एक बार में ही विड्रॉ कर सकते हैं, आप चाहें तो मंथली विड्रॉल स्कीम ले सकते हैं, जैसे एचडब्ल्यूपी जिसे बोलते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। एसआईपी, अगर आप जॉब क्लास में हैं, आप जॉब करते हैं और आपके सारे खर्चे हटाने के बाद आपका 20% 30% इन्वेस्टमेंट बचता है, वो आप इन्वेस्टमेंट के रूप में एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में आ सकते हैं।
और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 2006 के बाद से प्राइवेट लाइफ का तो छोड़ ही दीजिए, गवर्नमेंट जॉब में भी पेंशन नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं पेंशन के लिए, रिटायरमेंट लाइफ के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो अगर आपकी, एक एग्जाम्पल के रूप में, आपकी सैलरी अगर 1 लाख रुपए है और आप उसका 20% की सेविंग करते हैं, तो 20% से आप एसआईपी में आ सकते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा पैसा कंपाउंड होके जब आप 60 साल में पहुंचते हैं तो एक बड़ा कॉर्पस हो जाता है। और अगर आप एचडब्ल्यूपी के थ्रू विड्रॉल पे जाते हैं तो आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि आप जॉब जाने के बाद आपकी कैश फ्लो के साथ डिस्टरबेंस आ रही है, क्योंकि जितना आपका सैलरी है 60 ईयर पे, उतना ही आप एचडब्ल्यूपी से अर्न कर सकते हैं। कभी कभी लोगों को ये लगता है कि एसआईपी में रिटर्न ज़्यादा बनेंगे या लमसम में रिटर्न ज़्यादा बनेंगे। इसका आंसर वैसे तो ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, बट हम अपना व्यू बताते हैं। अगर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, तो आप हमेशा लमसम में रिटर्न ज़्यादा बना पाएंगे, एसआईपी में नहीं बना पाएंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज लमसम में आप आज की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको लगता है कि 10 साल में इंडिया और इंडिया की जीडीपी ज़्यादा ग्रो करेगी, तो आप हमेशा लमसम में पैसे ज़्यादा बना पाएंगे। आशुतोष जी, म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट करने वाली कंपनियां अपना पैसा शेयर मार्केट में ही लगाती हैं, तो ये एक इसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। तो ये शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में दोनों किस तरह से डिफरेंट हैं? देखिए सुधीर जी, लोगों का हमेशा ये मिथ रहता है कि हम स्टॉक मार्केट में रिटर्न ज़्यादा बना पाएंगे, म्यूचुअल फंड में रिटर्न कम बना पाएंगे। पहले तो इस बात को समझते हैं, जब भी आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली ट्रेड करते हैं, आपके पास अपनी बहुत सी ज़रूरतें होती हैं। आप सिर्फ इन्फ्लुएंस होकर के स्टॉक मार्केट में आते हैं कि आपके फ्रेंड ने एक स्टॉक खरीदा है, उसने अच्छा रिटर्न बनाया, इसलिए मुझे लेना है। आपको टीवी में किसी ने स्टॉक बताया, इसलिए आपने लेना है। आप किसी की भी एडवाइस को अगर फॉलो करते हैं, उसने उस स्टॉक के साथ किस गोल के लिए उसे लिया था, किस रीजन की वजह से उसे लिया था, ये आपको पता नहीं होता। लेकिन आप इन्फ्लुएंस में आने के बाद वो स्टॉक को बाई करते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर भी स्टॉक्स होते हैं, बट बास्केट होती है स्टॉक्स की, वेल मैनेज्ड फंड मैनेजर्स होते हैं उसमें, रेगुलेटर उसका सेबी होता है। लेकिन स्टॉक में जब आप बाई करते हैं तो वहाँ पे मैनेज करने के लिए कोई भी नहीं होता है। आप एक पर्सनल एडवाइस पे जाते हैं, अगर वो सही हुई तो ठीक है, अगर नहीं सही हुई तो आपका पैसा भी डूब सकता है। अगर आप वेल एक्सपर्ट हैं और आप दिन के 8 से 10 घंटे स्टॉक मार्केट को देते हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, आप अपनी जॉब लाइफ में बिजी हैं, आप अपने बिजनेस लाइफ में बिजी हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए। ये एक जनरल एडवाइस है, पर्सन टू पर्सन ये एडवाइस चेंज हो सकती है। बट अगर आप मास केस में देखेंगे, तो अगर आप अपनी लाइफ में बिजी हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड में एक्सपर्टीज मिल जाती है जो कि आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में नहीं मिल सकती है। एग्जाम्पल्स के रूप में आप बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल स्टॉक के केस देख सकते हैं जो कि आज कहीं हाई प्राइस से एकदम जीरो पे आ चुके हैं, बट आपको म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा कहीं भी केस नहीं मिलेगा जहां पे इन्वेस्टर के पैसे डूब गए हों। आशुतोष जी, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए ये बताएं कि अचानक किसी इन्वेस्टर की अगर मृत्यु हो जाती है, तो उससे उत्तराधिकारी उसको क्लेम करने में कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि आसानी से हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल किया सुधीर जी। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एज पर सेबी आपकी म्यूचुअल फंड की स्कीम में 3 नॉमिनी आप बना सकते हैं और तीनों को एक बराबर हिस्सा डिसाइड कर सकते हैं। किसी इन्वेस्टर की मृत्यु होने पर उसका डेथ सर्टिफिकेट और तीनों नॉमिनी की केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ उस म्यूचुअल फंड यूनिट्स को आप क्लेम कर सकते हैं। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैंडेटरी होता है कि आप नॉमिनी डिसाइड करें, या अगर आप नॉमिनी डिसाइड नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपको आई विल नॉट ऑप्ट फॉर नॉमिनी टिक लगाना होता है। बट वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर इतनी पारदर्शिता है कि आपका पैसा अगर आपकी फैमिली को पता है तो वो इजीली क्लेम कर सकता है। कभी कभी क्या होता है
कि जैसा आज के सिनारियो में लोग डीवाई प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, डू इट योरसेल्फ प्लेटफॉर्म में जा करके खुद से ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वहाँ पे उन्हें ये सारे प्रोसीजर्स के बारे में नहीं पता होता है। अगर पता भी होता है, मान लीजिए आपने मोबाइल से इन्वेस्टमेंट की, आपकी फैमिली मेम्बर्स को कुछ भी नहीं पता है, आपकी मोबाइल की इन्वेस्टमेंट में आपने मेल आईडी डाल दी है, मोबाइल डाल दिया है, कुछ ऐसी दुर्घटना होती है कि आपका मोबाइल नंबर लॉस्ट हो जाता है, या कोई भी कम्युनिकेशन डीवाई प्लेटफॉर्म से आपको डायरेक्टली आ रही बट आपकी फैमिली को नहीं पता है, तो वो आप जीवन में कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिए कि अगर आप एक एमएफडी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू काम कर रहे हैं तो उसे फैमिली मेम्बर्स से ज़रूर इंट्रोड्यूस करें, ताकि किसी ऐसी दुर्घटना में आपके फैमिली मेम्बर्स को ये पता हो कि हमें किससे कांटेक्ट करना है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो आज की जनरेशन इस पे ध्यान नहीं देती है, और वो डीवाई प्लेटफॉर्म पे जाती है और वहाँ पे पैसे का नुकसान कर सकती है। जैसे कि 2012 से म्यूचुअल फंड के अंदर डायरेक्ट प्लान्स आए, 2012 से आज 2025 तक डायरेक्ट स्कीम्स आने के बावजूद भी एक भी इन्वेस्टर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने इतनी लॉन्ग जर्नी पूरी की हो। लोग डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे सिर्फ ये देखते हैं कि आपके एडवाइजर्स को बहुत पैसे आ रहे हैं, जैसा कि कई प्लेटफॉर्म ने यूट्यूब में क्लेम किया हुआ है कि एक 10,000 की एसआईपी में आपका एडवाइजर 2 से 2.5 लाख रुपए अर्न करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एडवाइजर का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो हार्डली 50 पैसे के आसपास होता है। आप एक गोल डिसाइड करते हैं, जब भी आप प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा कि वो ऐसा बोलते हैं कि 10,000 की एसआईपी पे 30 साल में आपके एडवाइजर को 12 लाख रुपए प्राप्त हुए। आप पहले ये समझने की कोशिश करिए 30 साल का डेटा उसे कैसे मिला। 30 साल तो डायरेक्ट स्कीम को आए हुए भी नहीं हुआ है। स्कीम्स के अंदर एज पर एयूएम सेबी ने ऐसी व्यवस्था की हुई है, उसमें टीईआर कट्स लगते हैं। अगर एक स्कीम 500 करोड़ से एप्रिसिएट होती है तो उसका एक्सपेंस रेशियो डाउन हो जाता है, लेकिन ये डीवाई प्लेटफॉर्म आपको आज की एक्सपेंस रेशियो के अकॉर्डिंग बताते हैं कि आपका एडवाइजर इतना अर्न कर रहा है। देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। अगर आपको ये लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट को लेके इतने एक्सपर्ट हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तब तो आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी अपनी जॉब की लाइफ या बिजनेस की लाइफ इतनी हैक्टिक है कि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। सेबी ने भी ये बताया हुआ है कि आप 100 लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में या डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में, उसका एवरेज टेन्योर 9 महीने से लेके 11 महीने का है। एक एवरेज डायरेक्ट एसआईपी 9 से 11 महीने चलती है। तो एक एमएफडी का काम आपके इन्वेस्टर बिहेवियर को भी मैनेज करना है और आपके गोल को भी पूरा करवाना है, जो कि आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा कि आपने डायरेक्ट प्लेटफॉर्म या डायरेक्ट प्लान के थ्रू अपने गोल को अचीव किया है। आशुतोष जी ने बहुत अच्छी तरह बताया कि डू इट योरसेल्फ या डायरेक्ट प्लान से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना क्यों बेहतर है। मेरे को लगता है बहुत अच्छे विस्तार में बताया। अब म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न्स तो बहुत अच्छे मिल गए, इनकम अच्छी आ गई है। जब इनकम अच्छी हो जाती है तो टैक्स भी ज्यादा लगेगा। हम दूसरे बिंदु के ऊपर चर्चा करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर टैक्स किस तरह से है, ये बाकी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से किस तरह से अलग है। इस चर्चा में हम बात करने जा रहे हैं रविंद्रनाथ वासी से, जो बहुत बड़े जाने माने बैंकर है और इनकम टैक्स कंसल्टेंट है। वासी जी, ये बताइए कि म्यूचुअल फंड में जो टैक्स लगता है इनकम टैक्स, वो बाकी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से किस तरह से अलग है। सुधीर जी, जैसा आपने पूछा कि इनकम टैक्स किस तरह से लगेगा और किन इंस्ट्रूमेंट्स पे कैसे लगेगा, तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एफडी होती है, एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो सारा का सारा आपकी इनकम के अंदर ऐड हो जाता है और आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। बाकी जहाँ तक म्यूचुअल फंड्स की बात है, उसके अंदर दो तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक डेट इक्विटी वाले और एक इक्विटी बेस्ड। तो जो डेट बेस्ड फंड्स होते हैं उसके ऊपर
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हो, उसके अंदर पूरा का पूरा जो है अमाउंट या गेंस होते हैं वो आपकी इनकम में ऐड हो जाते हैं और उस पर आपकी स्लैब के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। लेकिन जहाँ तक ये इक्विटी बेस्ड जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसके अंदर जो शॉर्ट टर्म गेन वाला है उसके अंदर 20% टैक्स आपके ऊपर लगेगा और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है तो मतलब कि 1 साल के बाद वाला उसके ऊपर 1.25 लाख रुपए तक वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन उसके बाद जो है उसके ऊपर 12.5% टैक्स लगेगा। तो दिस इज द पार्ट। और ये सारी चीज़ें जो है ना ये 1 अप्रैल 2023 से फोर्स में आई हैं, उससे पहले रूल्स थोड़े से अलग थे। आशुतोष जी, अंत में हमारे नए निवेशकों के लिए जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए आपको क्या सलाह देना चाहेंगे? सुधीर जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। कोशिश करिए कोई भी इन्वेस्टर हो, किसी भी एज बैंड का हो, चाहे वो 30 साल का हो, चाहे वो रिटायरमेंट लाइफ को जीने वाला हो, उसे ये समझना चाहिए कि आपको अपना फाइनेंशियल बास्केट और फाइनेंशियल एमआईएस आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ कर डिस्कस करिए। पहली बात, कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना गोल के नहीं करिए। मार्केट करेक्शन को आप एज ए टेक्निकल हॉल्ट समझे। लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाना है, आपको हमेशा गोल के साथ रहना है और आपके एडवाइजर के साथ ही रहना है। आज के सत्र में हमने म्यूचुअल फंड के सभी बिंदुओं पर चर्चा की। इस जानकारी के लिए आशुतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूचुअल फंड से संबंधित इनकम टैक्स के किस तरह के रेट्स लगते हैं उसके बारे में रविंद्रनाथ वस्त जी ने हमें बताया। आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।